अब हम देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है? किसी भी आयन के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और उस आयन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। अब जनरली क्या होता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन। ठीक है। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा आयन बनाता है? नेगेटिव आयन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन होता है उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो पॉजिटिव आयन बनता है कोई भी एटम या नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव आयन बनने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, ज़्यादा होती है। फिर हमने एग्जांपल लिया है सोडियम। यहाँ पर जो सोडियम है वो न्यूट्रल एटम है गैसियस स्टेट में। ठीक है। न्यूट्रल एटम है, वो किसी से रिएक्ट किया हुआ नहीं है, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो समान है। ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस इसकी कितनी है? 160 पिकोमीटर। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है आफ्टर लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो पॉजिटिव आयन बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 28, यानी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका मान इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे? प्रोटॉन्स के द्वारा। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो जैसे ही दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो जो एटम है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसकी साइज़ न्यूट्रल एटम से छोटी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 95 पिकोमीटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम है गैसियस स्टेट में। ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो इंक्रीज़ इसलिए होता है कि जैसे ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? क्लोरीन में 17। ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन पूरा अपना जो एंड वाला ऑर्बिट है या लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने? इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो न्यूट्रल एटम की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 99 पिकोमीटर। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 288। ठीक है। और इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा? 181 पिकोमीटर, यानी इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। उसमें हम वॉन डेर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी हम एटॉमिक साइज़ को क्या बोलेंगे? जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज़। जैसे मेरे पास ये कोई एटम है, इसका ये क्या है? न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम?
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब जनरली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ऐसे खुले तो घूमते नहीं रहते कि ये बिल्कुल ही जो अलग एटम है वो अपने को मिल जाएगा। जनरली जो एटम्स होते हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर रहते हैं। तो इनकी जो एटॉमिक साइज है वो ज्ञात करना बिल्कुल ही कठिन काम होता है उस समय। तो हम इसकी एटॉमिक साइज किससे ज्ञात करते हैं? इसकी एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, इसकी एटॉमिक रेडियस से एटम की साइज़ ज्ञात की जाती है, पता की जाती है। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो दो फॉर्म में हो सकती है। पहली है कोवेलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस। यहाँ पर हम दो फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब कोवेलेंट रेडियस को समझते हैं। अब जब हम एक ही एलिमेंट की जो एटम होते हैं उनमें आपस में बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो बॉन्ड पाया जाता है, तो बॉन्ड कौन सा पाया जाता है वहाँ पर? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इस समय दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो कब पता की जाती है? जब सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी आती है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस कब निकाली जाती है या कब देखने को मिलती है अपने को? अब जब हम किसी एलिमेंट में देखते हैं तो उसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंटली तो बॉन्ड होते नहीं है ना। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें, है ना, ऑक्सीजन की बात करें तो जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो उसमें से इस ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं। अगर अपन ऑक्सीजन की सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में क्या होगा कि इस तरह से जो एटम्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए पाए जाएंगे सॉलिड स्टेट में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो हर इंडिविजुअल जो मैंने स्फीयर बनाया है, गोला बनाया है, वो किसको शो कर रहा है? O2 को। तो बहुत सारे O2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इस तरह से अटैच हुए पाए जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ पर दो एटम्स हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन का मान लिया अपन ने, तो दो एटम्स हैं अलग अलग, वो यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? वान डेर वाल फोर्स लगा हुआ दोनों के बीच में, इस वजह से ये इस तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। अब क्या देखते हैं यहाँ पर कि दो अलग अलग एटम्स जो कि वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो क्या होगा? वान डेर वाल रेडियस। क्या होगा? वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोवेलेंट रेडियस है उसको हम RC से डिनोट करते हैं और इसको हम RW से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो वान डेर वाल रेडियस है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, RW इज़ ग्रेटर देन RC। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसके अलावा आयनिक रेडियस भी होती है जो कि दो आयनिक एटम्स के बीच में बनती है। ठीक है, जो पहले से ये, जैसे कि NaCl की बात करें तो Na+ और Cl- के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आयनिक रेडियस। और इसी तरह से मेटेलिक रेडियस भी होती है। तो मेटेलिक रेडियस किस में पाई जाती है? क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस में हम क्या देखते हैं, जैसे कि अपने पास आयरन का टुकड़ा है तो उसमें जो आयरन के जो एटम्स होंगे वो पास में इस तरह से जुड़े हुए पाए जाएंगे, इस तरह से जुड़े हुए पाए जाएंगे। तो वहाँ पर जो दो एटम्स के बीच की जो न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी
उस डिस्टेंस का हम आधा निकालेंगे, तो आधा कितना होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक रेडियस। ठीक है। और इसके अलावा आयनिक रेडियस भी होती है, आयनिक रेडियस भी होती है। आयनिक रेडियस में जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो NaCl, इसमें 2 चार्ज पाए जाते हैं, Na+ और Cl-। तो Na+ तो ये वाला हो गया, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl- का ये वाला हो गया जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का हम आधा करेंगे। ठीक है, उस डिस्टेंस का हम आधा करेंगे, तो ये डिस्टेंस होगी आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस। तो इन रेडियस की वजह से हम एटम की साइज़ का पता करते हैं। तो ये आपके 10th का चैप्टर पूरा होता है, चैप्टर 7। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी बातें आपको अगर शेयर करनी हो या कुछ मैंने गलत बताया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।